नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने देखा कुंडलियों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और दो लंबी परिनालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। चलिए आइए आज हम अध्ययन करेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो मान लो दो समतल समाक्षी वृत्ताकार कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली P, द्वितीयक कुंडली S, दोनों एक ही अक्ष पे बने हैं। मान लो कुंडली P में जो फेरों की संख्या है वो क्या है, N1 है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। और कुंडली S में फेरों की संख्या क्या है, N2 है, और उसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो ये दो समाक्षी कुंडली P और S है, जहाँ कुंडली P में श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा रहता है, बैटरी V जुड़ा रहता है, कुंजी जुड़ा रहता है, और धारा नियंत्रक जुड़ा रहता है। धारा नियंत्रक को हम RH से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक कुंडली में धारा मापी G जुड़ा होता है, जिससे प्रेरित धारा का मान हम मापते हैं। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, मान लो N1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2 है, और इसमें इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो यदि हम प्राथमिक कुंडली में कुंजी के प्लग को हम लगाते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित हो जाती है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कुंडली P में हम I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, B0 इज इक्वल टू N1I/2R1। N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, R1 क्या है, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 N1 × I/2R1। इसलिए कुंडली जो S है अर्थात द्वितीयक कुंडली है, इसके प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली S के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB इज इक्वल टू BA। हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है φB इज इक्वल टू BA। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, B का मान रखेंगे तो μ0 N1I/2R1 × A, जहाँ A क्या है, कुंडलियों का क्षेत्रफल है। परंतु हम जानते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इज इक्वल टू होता है N2φB/I। यही होता है N2φB/I, जहाँ φB क्या है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान है, N2 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, और I प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। इसलिए M इज इक्वल टू N2φB/I। यहाँ से हमने जो φB का मान निकाला उसको यहाँ रख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू N2/I, और φB का मान μ0 N1I/2R1 × A मतलब क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और चूंकि यह द्वितीयक कुंडली के लिए है तो द्वितीयक कुंडली का त्रिज्या R2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल πr2²। तो यहाँ से अंश और हर में I क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इज इक्वल टू μ0 N1 N2/2R1 × πr2²। अब यदि देखें, यदि दोनों जो कुंडली है उनके मध्य जो है μr आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोड हो, ठीक है, दोनों कुंडलियों के मध्य क्या रख दिया जाए, μr आपेक्षिक चुंबकशीलता के क्रोड को रख दिया जाए, तो μr का इसमें गुणा हो जाएगा
तो क्या बचेगा, m इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर n1 n2 अपॉन 2r1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर। और म्यू ज़ीरो म्यू आर इज इक्वल टू हम जानते हैं म्यू ज़ीरो म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू, ये हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू n1 n2 अपान 2r1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर, जहाँ n1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या है, n2 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, r1 प्राथमिक कुंडली का त्रिज्या है और r2 द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या है। तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यदि दो कुंडलियां एक दूसरे के आसपास रखी है तो उसके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक म्यू n1 n2 अपॉन 2r1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। तो जनित्र या डायनेमो एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है किसको, विद्युत ऊर्जा को। तो जनित्र या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। ठीक है, तो जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और यह जो होता है जनित्र या डायनेमो, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, जिसके फलस्वरूप धारा भी प्रेरित नहीं होती या उत्पन्न नहीं होती। तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है। तो मान लो PQRS एक आयताकार कुंडली है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। PQRS एक आयताकार कुंडली है, इसका क्षेत्रफल A है, फेरों की संख्या क्या है, N है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अक्ष के अभिलंबवत थीटा कोण बनाते हुए ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, इससे अभिलंबवत इसके अभिलंबवत जो है क्या किया जाता है, ओमेगा कोणीय वेग से थीटा कोण के साथ घुमाया जाता है। तो ये हो गया PQRS को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत कोणीय ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया। ये जैसे है तो इसको हमने ऐसे थीटा रखा है चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसको हमने ओमेगा कोणीय वेग से इस प्रकार से घुमाया। तो इस प्रकार से ऐसे इसको घुमाते हैं। तो इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए। तो फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यदि थीटा कोण से घुमाया जाता है तो बी का घटक क्या हो जाता है, बी ए कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए का अगर अदिश गुणनफल करें तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु हम जानते हैं क्या होता है ओमेगा अर्थात कोणीय वेग इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को इधर पक्षांतर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इस थीटा का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ n क्या है, फेरों की संख्या है।
तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी। यहाँ हमने चुंबकीय फ्लक्स का जो मान निकाला बी ए कॉस ओमेगा टी उसको रख दिया, तो डी अपॉन डी टी क्या हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। आगे देखते हैं, तो माइनस डी अपॉन डी टी, यहाँ क्या हुआ है, एन बाहर है, इसको अंदर करेंगे तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा। तो माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यदि हम समाकलन करेंगे तो एन बी ए चूँकि अचर राशि है इसलिए इसका इसका अवकलन करेंगे तो एन बी ए अचर राशि है इसलिए अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा, केवल कॉस ओमेगा टी का अवकलन होगा। तो अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन अर्थात कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू, अब क्या बचा, ओमेगा टी का भी अवकलन होगा। तो ओमेगा टी का अवकलन होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा अर्थात साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यही हमने लिखा एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, एक नियतांक ले, मान लो वह नियतांक क्या है, E0 है अर्थात विद्युत वाहक बल। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यह कहलाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण, जहाँ E क्या है विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान, E0 क्या है शिखर मान, ओमेगा क्या है कोणीय वेग। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब यदि हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए ग्राफ खींचे तो ग्राफ का मान क्या होगा, ये देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल और थीटा के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाता है तो वो ग्राफ हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी के स्थान पर हम रखते जाएंगे क्रमशः 0, 90 अंश, 180 अंश, 3/2 अर्थात 270 अंश, 2 पाई अर्थात कितना 360 अंश। तो ये 0, 90, ये हो गया 180 और ये 270 और ये हो गया 360 अंश। तो पहले अगर हम इस समीकरण में ओमेगा टी के स्थान पर क्या रखें, 0 रखें, तो ओमेगा टी के स्थान पर अगर 0 रखें तो ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0। तो ये पूरा राशि क्या हो जाएगा 0, E0 का मान इंटू 0 होगा तो 0 क्या हो जाएगा 0। तो E का मान क्या आ गया 0। अगर हमने थीटा का मान 0 रखा तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब यदि हमने थीटा का मान क्या रखा 90 रखा अर्थात π/2 रखा, तो यहाँ साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया और 1 का गुणा E0 से करेंगे तो क्या बचेगा E0 अर्थात जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा E0 आएगा। अब थीटा का मान लो हमने क्या रखा 180 रखा, तो साइन 180 अंश क्या होता है 180 मतलब पाई ना, तो साइन 180 अंश हो जाता है 0। तो साइन 180 अंश 0 हो गया, तो जब ये 0 हो गया तो E0 का 0 से गुणा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा हमें 0 प्राप्त होगा। अब यदि 270 अंश रखें, क्या रखें थीटा का मान 270 अंश अर्थात 3π/2 रखें तो क्या हो जाएगा
साइन 270 अंश मतलब क्या हो जाता है -1। साइन 270 का मान कितना हो जाता है -1, और -1 का E0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -E0। अब अंतिम अगर हम यहाँ हम एक पूर्ण चक्र का ले रहे हैं 0 से 360 तक, ठीक है, एक चक्र पूरा घुमा रहे हैं अगर हम कुंडली को, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं। अगर हम 2 पाई रखें, साइन 360 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ E0 का गुणा हम अगर 0 से करेंगे तो हमें ये क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब थीटा का मान 0 रखते हैं तो विद्युत वाहक बल 0 प्राप्त होता है, 90 रखने पर E0 प्राप्त होता है, 180 रखने पर फिर 0 प्राप्त होता है, 270 रखने पर -E0 प्राप्त होता है, और 360 रखने पर 0 प्राप्त होता है। अब यदि हम क्या करें, ग्राफ खींचें किसके मध्य, थीटा और विद्युत वाहक बल ई के सापेक्ष अगर हम ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है। पहले क्या था, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर था, अर्थात विद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाता है इस क्या कुंडली का अभिलंब, तो PQRS ऐसे था। तो जब इस कंडीशन में क्या वैल्यू प्राप्त हुआ, हमको 0 प्राप्त हुआ। अब यदि हम इसको क्या करें 90 अंश ऐसे घुमा दें, 90 अंश घुमा दें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है तो क्या हुआ E0, तो ये कहाँ चला जाएगा अधिकतम, अर्थात E0 तक चला जाएगा। और यदि हम इसको फिर से क्या करें 180 अंश कर दें, तो 180 अंश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो SPQR इस प्रकार से चित्र प्राप्त होगा। तो साइन 180 0 होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से अपना ग्राफ कहाँ चला जाएगा 0 में चला आ जाएगा। अब यदि 270 रखें, इसको फिर से हमने क्या किया विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष घुमाया, तो हमें फिर से क्या प्राप्त हो गया PQRS, अर्थात 360 डिग्री घुमाने पर ये विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया समांतर हो गया। तो ये वैल्यू क्या प्राप्त हो गया हमारा 3/2 क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हो -1 होता है, इसलिए ये नीचे की ओर चला जाएगा, अधिकतम E0 क्या हो जाएगा -E0। अब यदि हमने इसको क्या किया फिर से ये घुमाया तो एक पूर्ण चक्र तब होगा, अर्थात 360 डिग्री घूम गया। पहले यही था, ऐसी था हमने रखा था ना पहले, फिर इसको हमने ये घुमा दिया 90 अंश, फिर हमको क्या किया इसको 180 अंश पे ला लिया, फिर इसको 270 अंश पे ला लिया, फिर एक पूर्ण चक्र कर दिया, अर्थात क्या कर दिया 360 डिग्री ला लिया, और 360 अंश साइन में क्या होता है 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये फिर से 0। तो इस प्रकार से जब थीटा और विद्युत वाहक बल के बीच क्या खींचें ग्राफ खींचें तो वह एक साइन का कर्व प्राप्त होता है। अर्थात पहले अर्धचक्र में क्या होता है, पहले अर्धचक्र में मान न्यूनतम से क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले 0 था, वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है यहाँ अधिकतम हो जाता है और फिर न्यूनतम होता है, फिर दूसरे अर्धचक्र में क्या करता होता है ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होता है, फिर न्यूनतम हो जाता है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र अर्थात 0 डिग्री से 360 अंश के बीच एक पूरा चक्र घुमाने के लिए क्या होता है विद्युत वाहक बल 1 और 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है। अर्थात इसका मान पहले अधिकतम होता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर अधिकतम होता है, फिर न्यूनतम होता है, और अगले चक्र में इसकी पुनरावृत्ति ऐसी होती जाती है। इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल को, अर्थात इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल को कौन सा बल कहते हैं,
प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा, मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या हो, आवर्ती रूप से क्या हो, बदलते रहे, उसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अर्थात क्या हुआ प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल? वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, कहलाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है। ये अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक NS होता है, दूसरा आर्मेचर ABCD, तीसरा सर्पी वलय S1 S2 ये होता है, और चौथा भाग होता है ब्रूस B1 और B2। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रूस। तो आइए देखते हैं क्षेत्र चुंबक NS। तो क्षेत्र चुंबक NS छोटे डायनेमो में क्या होता है, एक स्थायी नाल चुंबक होता है, जबकि बड़े डायनेमो में यह शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। यह डायनेमो की प्रकृति पर निर्भर होता है कि ये क्षेत्र चुंबक किस प्रकार का होगा। अगर डायनेमो छोटा है तो ये एक नाल चुंबक के आकार का होता है, और यदि डायनेमो बड़ा है तो यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र चुंबक। आर्मेचर ABCD यह एक आयताकार कुंडली होता है। ये आयत के आकार का होता है। मान लो यह ABCD है, आयताकार कुंडली ABCD होता है, जो मुलायम लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। ये मुलायम लोहे का क्या होता है, एक क्रोड होता है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास लपेट कर बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं, और उसको लपेट कर इस आर्मेचर ABCD को बनाया जाता है। मुलायम लोहे के क्रोड लेने से इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्यों लिए जाते हैं मुलायम लोहे का क्रोड? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आर्मेचर किसी साधन से ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः घुमाए जाते हैं, और आर्मेचर को किसी साधन के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा ये चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य उसके अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है। और कुंडली जो होता है उसका क्रोड और उसकी ये धुरी, इनको सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है आर्मेचर। ठीक है, हम केवल ABCD आयताकार कुंडली को नहीं कहेंगे। चुंबक का जो ध्रुव है, इस जो चुंबक का ये अक्ष हो गया, ये ABCD कुंडली हो गया, और इसमें जो क्रोड लगा है, ये लोहे का जो क्रोड से बना है, उस सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। सर्पी वलय S1 S2 ये तांबे के बने दो समाक्षी एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। दो समाक्षी वलय S1 और S2 होता है, जो आर्मेचर को एक दूसरे से जोड़े रहता है। यह आर्मेचर है, उसको एक दूसरे से क्या करता है, जोड़े रहता है, और आर्मेचर के साथ साथ क्या होता है, यह भी घूमता है। तो ये तांबे का बना दो समाक्षी क्या होता है, सर्पी वलय होता है, S1 S2 होता है, जो आर्मेचर के एक एक सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये इसका एक सिरे से ये जुड़ा होता है, एक सिरे से दूसरा जुड़ा होता है, और आर्मेचर के साथ साथ क्या होता है, यह भी घूमता है। अगला है ब्रूस B1 और B2। तो ये कार्बन या धातु की बनी दो पत्तियां होती है। इसकी आकृति पत्तियों के समान होती है, जो NS ध्रुव खंडों के बीच क्या करता है, ये तांबे की बनी दो पत्तियां B1 B2 होती है। इसी को कहा जाता है ब्रूस। और ये ब्रूस अपनी स्थिति में हमेशा स्थिर रहते हैं। ये इससे टकराते रहते हैं, जब ये घूमता है तो इसको टकराते हैं,
और सर्पी वलय घूमता है तो उससे संपर्क बनाए रहते हैं, उसके साथ ये घूमते नहीं हैं, ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। और सर्पी वलय घूमते रहता है तो उससे क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये हो गया ब्रूस B1 और B2। तो आइए देखते हैं इसकी कार्य विधि। तो जब आर्मेचर ABCD को क्या करते हैं, NS जो विद्युत चुंबक लगा है उसके मध्य क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो वह जब घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है। NS विद्युत चुंबक है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाया रहता है। लेकिन जब यह आर्मेचर घूमता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, काटता है। फलस्वरूप उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो मान लो पहले अर्धचक्र में क्या होता है, ABCD जो है वो ऊपर होता है, अर्थात इस प्रकार से होता है, ये A हो गया, वो B और नीचे C और ये D। तो इस प्रकार से पहले अर्धचक्र में मान लो ABCD आर्मेचर को वामावर्त दिशा में अगर घुमाएं तो भुजा AB मान लो ऊपर की ओर है और भुजा CD मान लो नीचे की ओर है। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह ABCD की ओर होगी और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो होगी वह B2 से B1 की ओर होगी। इस प्रकार से ऐसे ब्रूस B2 से B1 की ओर होगी। कुंडली में विद्युत धारा ABCD के दिशा में प्रवाहित होगी, लेकिन ये अगर ऐसे आया तो वो कहाँ से बहकर जाएगा, B2 से B1 की ओर जाएगा। इस प्रकार B2 है धनावेश की भांति कार्य करता है और B1 क्या है, ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। B2 धन ध्रुव की भांति कार्य करेगा और B2 ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। ये तो पहले अर्धचक्र में। दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, ये जब घूमता है तो ये घूम के कहाँ चला जाता है, इस प्रकार से नीचे चला जाता है। तो ये नीचे AB हो गया, ऊपर में CD भाग आ जाता है। तो द्वितीय अर्धचक्र में क्या हो जाता है, AB भाग नीचे चला जाता है और CD भाग क्या होता है, ऊपर आ जाता है, अर्थात दोनों की दिशा स्थिति बदल जाती है। अब यदि CD भाग ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा DCBA हो जाती है। अब DCBA हो जाती है तो धारा इस प्रकार से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इधर से ऐसे गया तो धारा की दिशा क्या हो जाती है, B1 से B2 की ओर हो जाती है। इस प्रकार B1 धन ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है और B2 ऋण ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है। इस प्रकार से डायनेमो में प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है और ये डायनेमो की संरचना इस प्रकार से होती है। और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और कुंडली का ये तल क्या है, उसके लंबवत हो जाता है, तो प्रेरित धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब ये कुंडली का जो तल है इस प्रकार से हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के या चुंबकीय बल रेखाओं के क्या हो, समांतर हो, तब प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो पहले अर्धचक्र में क्या होता है, प्रेरित धारा का मान पहले 0 रहता है और जब घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो पहले 0 से बढ़कर क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, उसके पश्चात फिर से अधिकतम से क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। और दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, फिर से दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। पहले में ABCD दिशा रहती है, दूसरे में DCBA हो जाती है, अर्थात दिशा बदल जाती है। तो द्वितीय अर्धचक्र में प्रेरित धारा का मान पुनः 0 से अधिकतम होता है और फिर अधिकतम से 0 की ओर घट जाता है। इस प्रकार बाह्य परिपथ R में बहने वाली धारा
प्रत्यावर्ती धारा होती है और उसके समीकरण को हम I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं, जहां I प्रेरित धारा है, ताक्षणिक मान है, और ये I0 क्या है, प्रेरित धारा का शिखर मान है। शिखर मान मतलब धारा का अधिकतम मान, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और टी क्या है, समय है। तो आइए अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का अनुप्रयोग। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जल विद्युत शक्ति केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल का संग्रहण बांध में एक निश्चित ऊंचाई तक किया जाता है और जहाँ से बड़े बड़े टरबाइन पर क्या करते हैं, गिराया जाता है। जल को क्या करते हैं, बांध में हम जानते हैं संग्रह करके रखते हैं और वहाँ से बड़े बड़े टरबाइन में ऊंचाई से क्या करते हैं, जल को गिराते हैं। तो टरबाइन जनित्र के तारों के लूप से जुड़े हुए होते हैं। ये टरबाइन क्या होता है, डायनेमो जनित्र से जुड़े हुए होते हैं और गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा को टरबाइन को क्या करते हैं, घूर्णन ऊर्जा में बदल दिया जाता है और विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो जल विद्युत शक्ति केंद्रों में टरबाइन की सहायता से जल को गिराने के लिए और जो टरबाइन होता है उसको उसकी घूर्णन होने के पश्चात उसकी विद्युत ऊर्जा को अर्थात जल की जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में तो कोयले या जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तेल हो गया, गैस हो गया, तो जब जल को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं और वाष्प उससे क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यह वाष्प टरबाइन के बड़े बड़े पंखों को क्या करते हैं, धक्का देते हैं और उनको घुमाते हैं, जिसके कारण जो डायनेमो है ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला उपयोग है नाभिकीय शक्ति केंद्रों में। नाभिकीय शक्ति केंद्रों में कोयले या तेल के स्थान पर क्या किया जाता है, नाभिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस नाभिकीय ईंधन क्या करता है, जो वाष्प उत्पन्न होता है वो टरबाइन को घुमाता है और यह डायनेमो उसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का विभिन्न स्थानों में विद्युत ऊर्जा में ऊर्जाओं को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब कभी कभी मान लो प्रश्न पूछ दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहते हैं, हम लेंज के नियम से जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कहा जाता है विरोधी बल कहा जाता है। और प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है? प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती हम जानते हैं, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न होने का मूल कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। प्रेरण कुंडलियाँ हमेशा तांबे की ही क्यों बनाई जाती है? तो हाँ, जब प्रेरण कुंडली बनाई जाती है तो उसके लिए तांबे के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है या तांबे के क्रोड का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसका ओमी प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रबल प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस कारण से प्रेरक कुंडलियाँ होती है उसको हमने बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ओमी प्रतिरोध कम होता है और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उच्च मात्रा का प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।